ठीक है। तो आपके पास बैंक दर में परिवर्तन करने से बाजार की ब्याज दरें प्रभावित होती हैं। ठीक है, बाजार की ब्याज दरें प्रभावित होती है। मैंने आपसे डिस्कस किया, बताया कि बैंक रेट अगर बढ़ेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, और बैंक रेट अगर कम होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लाइन हो जाएगा, और परिणाम स्वरूप साख की मात्रा जो आपके पास क्रेडिट है वो प्रभावित हो जाएगी। ठीक है, बैंक रेट बढ़ने से इकोनॉमी में क्रेडिट आपके पास क्या हो जाता है, कम होता है, और बैंक रेट घटने से, बैंक रेट अगर कम हो जाएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कम होगा, जिससे लोग ज्यादा मनी का यूज करेंगे और क्रेडिट आपका एक्सपेंशन करेगा। एक्सपेंशन का मतलब फैलेगा। तो ये पॉइंट आपको नोट रखना पड़ेगा कि बैंक रेट जो होता है प्लेइंग सिग्निफिकेंट रोल टू डिटरमाइन द क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है, क्रेडिट कंट्रोल में एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, और उसको हम लोग देखेंगे। स्वतंत्रता के समय सुस्ती सस्ती मुद्रा नीति अपनाया गया था, चीप मनी पॉलिसी। ठीक है, आपके पास याद रखना, ये जो मनी पॉलिसी, चीप मनी पॉलिसी होती है, मतलब इजी मनी को अवेलेबल कराना। सन 1953 तक बैंक दर को केवल 3% तक रखा गया था, किंतु इसके बाद इसमें कई बार वृद्धियां करके जुलाई 1981 में जो बैंक रेट था वो 10% कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद 1989-91 के दशक में इसे अपरिवर्तित कर दिया गया रखा, किंतु अक्टूबर में इसे बढ़ा करके पुनः 12% कर दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखिएगा कि पहले जो सस्ती मुद्रा नीति थी, बैंक रेट का मान बहुत कम रखा गया था ताकि लोग मनी का प्रयोग सबसे ज्यादा ऑप्टिमम लेवल पे कर सके। लेकिन इन फ्यूचर में, ठीक है, आपने देखा होगा 1980-81 के बाद लगातार बैंक रेट का मान बढ़ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से बैंक रेट आपका प्रारंभ में तो बड़ा इजी था, लेकिन बाद में इसका रेट हम लोगों ने बढ़ाया। सन 1995 के पश्चात भारत में भारी तरलता संकट हो गया। अब तरलता संकट, तरलता शब्द का प्रयोग अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को दिखाता है। तरलता का मतलब होता है तरल मुद्रा, उस मुद्रा को कहते हैं जो उस मुद्रा को आप तुरंत खर्च कर सकते हो। तो तरलता की कमी हो गई, अर्थव्यवस्था में आप मेहनत तो कर रहे थे लेकिन आपको करेंसी नहीं अवेलेबल हो पा रही थी। ठीक है, तो तरलता की समस्या हो गई, और इसके परिणाम स्वरूप प्राथमिक ब्याज दरें बहुत ऊंची हो गई थी। ठीक है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था आपका काफी ज्यादा बढ़ गया था। इस कारण से औद्योगिक उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि लिक्विडिटी की, मनी की डिमांड ज्यादा हो गई थी और मनी की सप्लाई आरबीआई द्वारा कम हो गई थी, और जिसके कारण जो आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो बुरी तरह से प्रभावित हो गया। ये पॉइंट आपको नोट करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिजर्व बैंक ने इस समस्या से हल करने के लिए अप्रैल 1997 में बैंक दर को 12% से घटा करके 11% कर दिया। ठीक है, क्योंकि अगर बैंक रेट का आप मान ज्यादा कर दोगे तो सारा का सारा करेंसी कहां पर रिजर्व हो जाएगा, आपके बैंकों में हो जाएगा, तो लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, अर्थव्यवस्था में तरलता की मात्रा कम हो जाएगी। तो इसलिए बैंक रेट को यहां पर घटाने की पॉलिसी अपनाई गई कि चीप मनी पॉलिसी को अपनाते हैं, ताकि इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा मनी आए और लोग उस मनी का प्रयोग कर सके। बाद में धीरे धीरे इसे घटा करके 6.5% तथा जनवरी 2001 में इसे 5% तक कर दिया गया था। ठीक है, ताकि इकोनॉमी में लिक्विडिटी अवेलेबल हो सके। इससे व्यापारिक बैंकों के पास उपलब्धि राशि में तेजी से वृद्धि हुई। ठीक है, अब बैंकों के पास, क्योंकि बैंक रेट कम हुआ, जब बैंक रेट कम हुआ तो उससे कमर्शियल बैंक गए, आरबीआई से पैसा लेकर के आए। अब इन व्यापारिक बैंकों के पास अच्छा पैसा अवेलेबल हो गया और वो पर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध कराने में सफल हो गए। व्यापारियों को, किसानों को, मजदूरों को, पढ़ने वालों को, पर्सनल लोन वालों को, होम लोन वालों को फटाफट लोन अब देने लगे। इसके साथ ही बाजार में प्राथमिक उधार देने की ब्याज दरों में भी तेजी से कमी हुई, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 25 मार्च 2005 से बैंक रेट 6
प्रतिशत कर दिया गया है और वर्तमान में 7.75% है। लेकिन ये डेटा थोड़ा सा ओल्ड है। अब आपका होमवर्क है कि करंट टाइम का बैंक रेट आप लोग अपने पास रखिएगा। ओके, नाउ नकद कोष आपके पास CRR मैंने बोला था दैट प्लेइंग द इंपॉर्टेंट रोल। कैश रिजर्व रेशियो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इस इंपॉर्टेंट रोल को हम देखते हैं कि कैश रिजर्व रेशियो वो रेशियो होता है प्रत्येक जमा का एक निश्चित भाग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देना होता। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि जितना आप डिपॉजिट करोगे उसका एक निश्चित भाग आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में देना पड़ेगा, तो ये कहीं ना कहीं आपकी क्रेडिट को बहुत अधिक प्रभावित कर सकता है। तो ये बहुत अधिक क्रेडिट को प्रभावित कर सकता है, तो ये पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा कि अगर CRR का मान ज्यादा होगा तो क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा और अगर CRR का मान कम होता है तो क्रेडिट क्रिएशन का मान ज्यादा हो जाएगा। यह पॉइंट फिर से कॉन्सेप्ट आपको देखना होगा। तो अब क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में रिजर्व बैंकों को सदस्य बैंकों में नगद कोष में परिवर्तन करने का अधिकार होता है। ठीक है, जो रिजर्व बैंक है वो अदर बैंकों को, जो आपके अन्य बैंक इकोनॉमी में ऑपरेट हो रहे हैं, उनके कैश रिजर्व रेशियो में परिवर्तन करने का आदेश जारी कर देता। इट विल बी डिपेंड अपॉन मॉनेटरी पॉलिसी पर कि अर्थव्यवस्था में सस्ती मुद्रा नीति अपनाई जाए या महंगी मुद्रा नीति अपनाई जाए। यह डिपेंड करता कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का रेट क्या है, इस पर निर्धारित करेगा। तो इन्फ्लेशन का रेट क्या इस पर निर्धारित करेगा। तो यह डिपेंड करता है कि नकद कोष कैसे रखा जाए। प्रत्येक बैंक अपनी मांग दायित्व का 5% व काल दायित्व का 2% नगद कोष रिजर्व बैंक में जमा करना होता है। ठीक है, और 1949 में बैंकिंग कंपनी अधिनियम में परिवर्तन करके रिजर्व बैंक के पास चालू खाते खोलने के अधिकार को दिया गया था। ठीक है, तो आपके पास 1949 में जो आपका करेंट अकाउंट ओपन करने का पावर दिया गया, ठीक है, वो 1949 में दिया गया। तो बैंकों के पास पर्याप्त मात्रा में नकद कोष होने से रिजर्व बैंक नकद कोष में परिवर्तन करने से शाख नियंत्रण की नीति को अधिक प्रभावशाली न हो सकी। ठीक है, क्योंकि यह बहुत अधिक इफेक्टिव नहीं माना गया था। अतः इस कमी को दूर करने के उद्देश्य से 1956 में रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन किया गया और काल दायित्व का वह प्रतिशत 5% से बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 8% कर दिया गया। 8% तथा मांग दायित्व का 5% से बढ़ा करके 20% तक कर दिया गया। तो ये पॉइंट आपको यहां पे नोट करना होगा क्योंकि CRR बहुत अधिक इफेक्टिव नहीं था, इसलिए इसमें बाद में परिवर्तन किया गया। ठीक है, तो अब आपके पास क्या हुआ, सितंबर 1962 में अधिनियम में संशोधन करके यह परिवर्तन किया गया कि बैंकों में मांग दायित्व और काल दायित्व, जो टाइम पीरियड और डिमांड पीरियड है, उसके आधार पर केवल 3% भाग ही जमा करना होगा तथा जिसे 15% तक बढ़ाया जा सकता। यानी जो आपके पास मनी आती है उस डिपॉजिट मनी में जमा मनी का 3% से लेकर के 15% तक आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में CRR के रूप में जमा करना होगा। ठीक है, 1973 के दौरान रिजर्व बैंक ने अपने इस अधिकार को 2 बार उधार चुकाने के लिए प्रयोग किया। इसके बाद रिजर्व बैंक ने कई बार इस अनुपात में परिवर्तन किया और 1995-96 में भारतीय अर्थव्यवस्था में साख तरलता समस्या का समाधान कर रही थी, जिसके कारण विनियोग एवं उत्पादन तेजी से प्रभावित हो रहा था। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती थी, जो आपके पास CRR से प्राप्त मनी है इससे भी उधारी वो चुका देती थी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता था, इससे काफी अधिक राहत मिल जाती थी। ठीक है, तो 2 बार उधार चुकाने के लिए, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में आपने देखा होगा लोन बहुत अधिक है और इस लोन को अगर जितना अधिक चुकाया जाएगा उतना अधिक हमारे लिए बेनिफिटेड होगा, इसलिए अर्थव्यवस्था में बार बार इस लोन चुकाने की परंपरा को जारी रखा गया। ठीक है, रिजर्व बैंक ने नकद कोष अनुपात में कटौती करके 1997 में 8% और जून 2002 को 5% तथा 20 जनवरी 2006 को
5% रखा कि आप जितना डिपॉजिट करेंगे उसका 5% आपको आप कहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देना पड़ेगा। तो आपका 5% है, तो अभी भी आपने देखा होगा कि वर्तमान में इधर 4% है, लेकिन अभी भी एक वर्तमान का डेटा तो है नहीं, थोड़ा सा पुराना है। तो ये आपको CRR आप देखिएगा यही 4 से लेकर के 6% के बीच में ही आपको कहीं ना कहीं अवेलेबल होगा। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहले जो आपका CRR का मान बहुत ज्यादा था उसको लगातार डिक्लाइन करता चला गया और वर्तमान में इसकी दर काफी अधिक कम रखा गया है। ठीक है, आपका सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल आपकी बात आता है। सिलेक्टिव तो साख नियंत्रण का विशिष्ट कार्य करने के लिए उसे सिलेक्टिव प्रॉपर वर्ड रही है, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल कहते हैं। एक अविकसित राष्ट्र में नियंत्रण का उद्देश्य आवश्यक कार्यों को प्रोत्साहित करना होता है। ठीक है, और रिजर्व बैंक देश हित में बैंक की ऋण नीति को भी निर्धारित करता है कि बैंक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं कि बैंकों द्वारा कितना लोन दिया जाएगा। तो जो आपके पास डेब्ट पॉलिसी है ये भी डिटरमाइन किसके द्वारा होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा होती है। तो रिजर्व बैंक बैंकों को यह आदेश दे सकता है कि निश्चित कार्यों के लिए ही ऋण प्रदान किया जाए। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो बैंक होते हैं इससे लोग बहुत प्रकार के लोन लेने आते हैं, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि केवल और केवल जो सर्टेन कार्य हो, तो जो इंपॉर्टेंट कार्य हो, आप सबसे पहले उनको लोन प्रदान करना चालू करिए जो अर्थव्यवस्था में विकास के लिए मेन उत्तरदायित्व होते हैं। आप सभी मदों के लिए लोन प्रोवाइड मत करिएगा, ये पॉइंट आपको यहां पे नोट करना होगा। तो एक पॉइंट आप ये भी कह सकते हो कि यहां पर साख का नियमन किया गया, अर्थात रिजर्व बैंक ने आपकी लोन की पॉलिसी को डिटरमाइन किया, तो कहीं ना कहीं आपकी उपभोक्ता साख को नियमन किया गया। तो यहां पे गुणात्मक नीति को भी आप कह सकते हो कि यहां पर गुणात्मक साख नियंत्रण भी कार्य कर रहा है। 1956 में साख वृद्धि होने से सट्टेबाजों को प्रोत्साहन मिल गया। ठीक है, 1956 में लगातार इकोनॉमी में सस्ती मुद्रा नीति लागू थी, और जब सस्ती मुद्रा नीति थी तो सट्टेबाजों ने बैंक से पैसा उठाया और सट्टे में पैसा लगाया। ठीक है, तथा मूल्य स्तर में वृद्धि हुई। जब सट्टेबाजी में पैसा लगा तो आपका प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज होगी। अतः साख पर नियंत्रण इस उद्देश्य से लगाया गया कि सट्टे के व्यवहार को रोका जा सके तथा देश के आर्थिक विकास को संभव किया जा सके। तो इसलिए आपका क्रेडिट कंट्रोल करना अनिवार्य था और हर मद के लिए लोन नहीं देना था। और वर्तमान में साख नियंत्रण की इस नीति को बंद कर दिया गया है। अब बैंक पर्याप्त मात्रा में उपभोक्ता ऋण भी प्रदान कर सकता है। तो पहले आपने देखा होगा कि जो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल था, और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के अंतर्गत जो एक निश्चित लेवल पर ही आपको लोन प्रोवाइड किया जाता था, अब उस पॉलिसी को चेंज किया गया है, उस पॉलिसी में काफी अधिक परिवर्तन को लाया गया है। और अब क्या हुआ, इसको यहां तक कि बंद कर दिया गया और उपभोक्ता ऋण भी प्रदान किए जा रहे हैं। और अब ड्यूरेबल कमोडिटी आप अपने घर में देखिएगा, टीवी, फ्रिज, इनके लिए भी बैंक लोन आसानी से प्रोवाइड करता था, जो पहले इनकी पॉलिसी में सम्मिलित नहीं था। अब आपने देखा होगा खुले बाजार की क्रिया। खुले बाजार की क्रिया के अंतर्गत आपने देखा होगा जो हमारे पास खुले बाजार होते हैं, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मैंने कल आपसे बताया था कि खुले बाजार में जो आपके पास डेब्ट पेपर होते हैं प्लस सिक्योरिटीज होते हैं, इनको क्या किया जाता है, खरीदा तथा बेचा जाता है। ठीक है, खरीदा एवं बेचा जाता है, और इस प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे, इसको खुले बाजार की क्रिया कहेंगे। तो आपने खुले बाजार की क्रिया के अंतर्गत क्या होता है, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखता है कि अर्थव्यवस्था में तरलता ज्यादा हो गई है, तो वो क्या करती है, अर्थव्यवस्था में डेब्ट पेपर एंड सिक्योरिटी पेपर को बेचने लगती है। और इन डेब्ट पेपर और सिक्योरिटी पेपर को जब वो बेचती है तो उसको मनी प्राप्त होती है और अर्थव्यवस्था में मुद्रा का मान कम हो जाता है। तो रिजर्व बैंक द्वारा साख की मात्रा को नियंत्रित करने के उद्देश्य से खुले बाजार की नीति का पालन किया जाता है, और इसमें रिजर्व बैंक द्वारा खुले तौर पर प्रतिभूतियों की खरीद एवं बिक्री की जाती है। तो इट विल बी डिपेंड अपॉन
कि अर्थव्यवस्था में वो करना क्या चाहती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वो डिपेंड करता है कि उनकी मौद्रिक नीति क्या है, अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन का रेट क्या, उसके आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है। ठीक है, युद्ध काल में इन क्रियाओं द्वारा विनियोग को सीमित रखा जाता है, क्योंकि जो आपके पास युद्ध होती है, युद्ध काल होता है, इसमें मनी की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है, इसलिए क्या होता है कि विनियोग को सीमित रखा जाता है, क्योंकि युद्ध काल में इस पैसे को कहां से कंपनसेट करेंगे। परंतु युद्ध समाप्त होते इन क्रियाओं द्वारा विनियोग की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब अर्थव्यवस्था याद रखना, जब भी युद्ध आपका पड़ेगा, युद्ध काल में इन्फ्लेशन फैल जाएगा, और इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखने के लिए आपको विनियोग की मात्रा में वृद्धि करना इंपॉर्टेंट हो जाता। 1951 में रिजर्व बैंक ने यह घोषणा की कि वह सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय नहीं करेगा, जिससे बैंक दर नीति अधिक प्रभावशाली हो गई। यानी जब आपकी ओपन मार्केट ऑपरेशन जो प्रक्रिया थी ऊपर पर अब काम नहीं करेगी, तो सरकारी प्रतिभूतियों की जब क्रय करने की बात नहीं की गई, तो वहां पर बैंक रेट का इंपॉर्टेंस पड़ना इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, और साख के नियमन करने में अधिक सफलता मिल गई। ठीक है, प्रथम योजना काल की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट 5 ईयर प्लान की हम बात करते हैं, तो रिजर्व बैंक ने 150 करोड़ रुपए का विनियोजन किया था, और 1957 से प्रतिभूतियों का क्रय जो आपका विक्रय अधिक बढ़ा, जिससे बैंकों की तरलता में कमी आ गई। बैंकों ने लगातार इन सिक्योरिटी पेपर को खरीदा, और जिससे बैंक का सारा पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चेस्ट में चला गया, जिसके परिणाम स्वरूप इन बैंकों की लिक्विडिटी, किन बैंकों की, सारे बैंकों की लिक्विडिटी कम हो गई, और इस प्रकार से साख कम करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिभूतियां लगातार क्या होता, बेचा जाता है, क्रय नहीं किया जाता। मैंने आपको पहले पॉइंट डिस्कस कर दिया गया कि 1951 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा था कि हम प्रतिभूतियों को खरीदेंगे नहीं बल्कि बेचेंगे। ठीक है, तो बेचेंगे, तो इस प्रकार से आपका यह पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब प्रतिभूतियां बेची जाती हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप इकोनॉमी में लिक्विडिटी पहले से कम हो जाएगी, तथा साख में वृद्धि करने के लिए प्रतिभूतियों को खरीदा जाना तथा बैंकों को अधिक मात्रा में धन दिया जाता है, परिणाम स्वरूप साख का विस्तार हो जाता है। यह नीति काफी सफल रही और इकोनॉमी में काफी अधिक इसको इफेक्टिव माना गया। अब हम बात करते हैं रिजर्व बैंक की धारा 17(8) के अनुसार रिजर्व बैंक को खुले बाजार की क्रियाओं के लिए अधिकार प्राप्त होते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत 1 लाख रुपए से कम मूल्य के विदेशी विनिमय का क्रय तथा विक्रय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर सकती है। तो यानी जो सिक्योरिटी पेपर होते हैं, और आपने देखा होगा जो लोग 3 सेक्शन के आपके लोग हैं, एक तो रिच फैमिली के लोग हैं, एक मीडियम फैमिली के लोग हैं, और प्लस एक आपके पास पुअर सेक्शन के लोग हैं। तो 1 लाख से कम क्या सिक्योरिटी पेपर बेचने का उद्देश्य कहीं ना कहीं इनका था कि मीडियम और पुअर सेक्शंस की लोगों की जो हाथ में मुद्रा है, उस मुद्रा के मान को कम करना। नहीं तो अगर बड़े अमाउंट का ये सिक्योरिटी पेपर बेचती रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो शायद बड़े लोग ही खरीदते, लेकिन 1 लाख रुपए से कम के मूल्य के विदेशी विनिमय या क्रय विक्रय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत ये चाह रहा था कि मध्यम वर्ग तथा जो आपके पास न्यूनतम वर्ग है वो इनको खरीदे, ताकि उनकी जो परचेजिंग पावर हो वो प्रभावित हो सके। अगला पॉइंट है, रिजर्व बैंक केंद्रीय या राज्य सरकार के किसी भी अवधि की प्रतिभूतियों को क्रय विक्रय कर सकता है। तीसरा पॉइंट है, रिजर्व बैंक ऐसे व्यापारिक बिलों को खरीद, बेच या भुना सकता है जिन पर कम से कम 2 प्रतिष्ठित हस्ताक्षर हों और इनकी अवधि 90 दिन व कृषि संबंधी बिलों की अवधि 15 माह तक की हो। तो ये व्यापारिक बिलों को भी वो क्या करता है, खरीदता और बेचता है, क्योंकि व्यापारिक बिलों का रोल बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है इकोनॉमी में। जब आपकी इकोनॉमी क्या हो जाए, डेवलपिंग स्टेज पर हो, तो इन व्यापारिक बिलों को भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बेचना या भुना सकता है, या आप खरीद सकते हो, लेकिन कम से कम 2 प्रतिष्ठित का मतलब होता जो बिजनेस जगत में जिनका अच्छा नाम चलता हो, उनके हस्ताक्षर हो, तो वो 90 दिनों के लिए ये कार्य कर सकता है। अब चेंजिंग लिक्विडिटी रेशियो आपने बात किया होगा SLR की।
स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। हमने बताया था प्रत्येक जमा के पीछे आपको कुछ ना कुछ मुद्रा अपने पास, बैंक के पास, अपने पास किस में रखी नहीं होगी, कैश में रखनी होगी। ठीक है, तो इसे SLR का नाम दिया जाता है। तो रिजर्व बैंक देश के अनुसूचित बैंकों को एक न्यूनतम तरलता अनुपात बनाए रखने का आदेश देती है कि कम से कम इतनी लिक्विड मनी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, जो कम से कम 25% होना चाहिए। ठीक है, परंतु भारत में बैंकिंग कंपनियों के प्रारंभ से ही इससे अधिक मात्रा में तरलता अनुपात रखे हुए हैं। और क्योंकि बैंकिंग कंपनियां, जो बैंक आपके हैं, ये सारे बैंक 25% से ज्यादा अपने पास लिक्विड मनी रखे हुए रहते हैं। इस प्रकार रिजर्व बैंक ने बैंकों की तरलता अनुपात में परिवर्तन करके उन्हें बैंकिंग सिद्धांत के आधार पर सुदृढ़ ही नहीं बनाया, बल्कि देश में साख की मात्रा का उचित ढंग से नियमन एवं नियंत्रण किया। तो देखिए, भारत में जो SLR था उसका मान 25% रखा गया कि आप अपनी तरलता का 25% कम से कम लिक्विड के रूप में रखना होगा। लेकिन बैंकिंग कंपनियों ने प्रारंभ से इस रेशियो से ज्यादा अपने पास लिक्विड मनी रखी, क्योंकि लोगों की आदत थी कि लोग कैश मनी को ज्यादा पसंद कर रहे थे, इसलिए कोई तरलता की कमी ना आए और इस तरलता को यहां से पूरा किया जा सके। रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुसार इसमें अनुपात में परिवर्तन किया। साख नियंत्रण करने के उद्देश्य से 1972 में इसे 32% कर दिया गया, यानी आपका SLR का मान जो था वो 32% हो गया। 1981 में इसे क्या किया गया, 35% भी SLR को किया गया। 1988 में इसे 38% SLR को किया गया, यानी कहीं ना कहीं आपकी अर्थव्यवस्था से मुद्रा की मात्रा को कम करने का टारगेट या उद्देश्य बनाया गया था। आप ध्यान से यह डेटा को देखिएगा कि आपका SLR जो था वो 32%, फिर 35%, फिर आपका 38% तक कर दिया गया। किंतु सन 1991 में नरसिंघम कमेटी आपकी बनी थी, बैंकिंग सुधार के लिए बनाई गई थी, और इस कमेटी ने की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद तरलता अनुपात को 1997 से 25% कर दिया गया और वर्तमान में यह 21.5% है। ठीक है, ये डेटा भी आपको अपडेट करना है, ये बिल्कुल करंट डेटा से आपको अपडेट करना है। मैं अबाउट मतलब नियर अबाउट मैंने आपको सारा डेटा डिस्कस कर दिया। तो कहीं ना कहीं 1991 के बाद जब नरसिंघम कमेटी आपकी आई, तो नरसिंघम कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद भारत में SLR अमाउंट की मात्रा लगातार कम करते हम लोग चले गए। इसका उद्देश्य यही था कि अर्थव्यवस्था में आपके पास इन्फ्लेशन को मॉडरेट लेवल पर बढ़ाना, ताकि लोगों को अधिक से अधिक मुद्रा अवेलेबल हो जा सके, डिमांड के अकॉर्डिंग मनी सप्लाई हो सके और लोग अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को संपादित कर सके। नैतिक प्रभाव, मोरल सेक्शन की अगर मैं बात करता हूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत मोरल सेक्शन की हम लोग बात करते हैं, जिसमें मोरली रूप से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये बोलता है कि आप हमारे मौद्रिक नीति के अनुरूप कार्य कीजिए। किनसे, कॉमर्शियल बैंक या अदर बैंकों से। ठीक है, नैतिक रूप से प्रेशर जनरेट करता है, नैतिक रूप से कहता है कि आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट में योगदान दीजिए, कोशिश करिए उन सेक्टर्स को ज्यादा डेवलप करिए जो इकोनॉमी के कोर सेक्टर्स हैं, उनको लोन ज्यादा प्रोवाइड करिए। ठीक है, छोटी छोटी बचतों को आप प्रोत्साहित करिए। लेकिन बैंकों की आपने आदत देखा होगा कि बैंक केवल पूंजीपतियों को ही लोन देने में अपना इंटरेस्ट रख रहे थे, केवल उन्हीं को ज्यादा प्रेफरेंस देते थे जो अर्थव्यवस्था में बड़े धनाढ़ थे, जिससे वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी फिर भी बैंकों के लाभ से वंचित रह गया। यानी मध्यम क्लास तो ठीक ठाक बैंक का प्रयोग कर रहा था, लेकिन जो अंतिम क्लास था वो उनकी पहुंच बैंकों से बहुत ज्यादा दूर हो गई। तो इनको भी बैंकिंग सिस्टम में लाना था। ठीक है, जनधन योजना आपकी यही तो कहती है कि न्यूनतम गरीब वर्ग को, न्यूनतम वर्ग को भी बैंक के प्रयोग को लाभान्वित किया जाए। तो नैतिक प्रभाव यह था कि आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नैतिकता के रूप में कहता कि आप भी हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इस एजेंडा में आप
शामिल हो जाइए और हमारे उद्देश्य के अनुसार आप काम कीजिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये बैंक क्योंकि इसके पीछे कोई पनिशमेंट नहीं था, इसलिए ये नैतिक प्रभाव का सेक्शंस ज्यादा अधिक काम नहीं किया। ठीक है, रिजर्व बैंक अंत में नैतिक प्रभाव की नीति का पालन करके साख की मात्रा को नियंत्रित करने में सफल हो जाता है। इस कार्य के लिए रिजर्व बैंक द्वारा 2 बैंकों की सभाएं बुलाई जाती हैं। ठीक है, मीटिंग से की जाती सारी बैंकों की, तथा बैंकों से साख की मात्रा को कम करने के लिए नैतिक दबाव डाला जाता है। इस प्रकार से अनेक उदाहरण सामने आए जिसमें रिजर्व बैंक ने इस विधि द्वारा साख के नियमन एवं नियंत्रण का कार्य किया है। ठीक है, तो ये आपका था, मैंने डेटा के बेस पे आपके साथ डिस्कस किया।